बाजार में आज है एक और बड़े एक्शन का दिन, जहां ग्लोबल मार्केट से बेहद मजबूती के संकेत वहीं कोरोना के रिकॉर्ड मामले एक बार फिर से सामने आते दिख रहे हैं और दिन है आज हफ्ते की एक्सपायरी का। और इस बीच कैश मार्केट के स्टॉक्स में है भरपूर एक्शन। तो करते हैं आज के एक्शन की शुरुआत। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और साथ ही रोज की तरह कुछ अच्छी तो कुछ खराब खबरों के बीच आपकी ट्रेड की क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। बताएं सर, आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? बड़े ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट से आते दिख रहे हैं। दीप अमेरिकी बाजारों में एक अच्छी तेजी का सेशन रहा है। डाउ 100 पॉइंट ऊपर चढ़कर रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचा। तो अमेरिकी बाजार लगातार थोड़े थोड़े दिनों में नए रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहे हैं और तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि लगातार 4 दिन नैस्डैक में दिखी है कमजोरी, लेकिन हम डाउ को फॉलो करते हैं, वहां पर सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को, डाइवेस्टमेंट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो जो वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान 2 बैंकों के निजीकरण और एक इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण की बात कही थी, उसमें से एक तो आपके सामने आ गया, वो है आईडीबीआई बैंक, जिसमें एलआईसी और सरकार दोनों मिलाकर एक कंट्रोलिंग स्टेक बेचेगी। नया मैनेजमेंट आएगा, इसकी तैयारियां अब होंगी शुरू। टाटा स्टील, उम्मीद थी बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं, बल्कि उससे कहीं शानदार, कहीं बेहतरीन नतीजे टाटा स्टील ने पेश किया। बेहद दमदार। आज हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर, कोफोर्ज 3 वायदा कारोबार की कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। कोरोना का कहर कहीं थमता रुकता हुआ नहीं दिख रहा। वीकेंड पर टेस्टिंग कम होती है, उसका असर 2 दिन तक दिखता है आपको, सोम और मंगल को, लेकिन बुधवार के आंकड़े हर हफ्ते की तरह फिर से नया रिकॉर्ड बनाते हुए, जो कि आप नहीं देखना चाहते हैं। 4,12,000 केसेस कल पूरे देश भर में नए सामने आए, जो कि अब भी बड़ी चिंता की बात है। तो ये हैं सारे ट्रिगर्स दीप आज के लिए। बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं आज के बाजारों के लिए। और एक बार जरा ग्लोबल पिक्चर से ही शुरुआत करते हैं सर। यूएस में नए रिकॉर्ड्स आते हुए दिखे 4-5 दिनों की छुट्टी के बाद। जापान में 2% की तेजी है। यूरोप में तो दमदार एक्शन आते हुए दिखा। तो इसके बारे में समझाएं सर। और आज जो एसजीएक्स निफ्टी में एक्शन दिख रहा है, उसको भी कैसे रीड करें? बढ़िया तेजी थी, सुबह तो 14,800 के करीब एसजीएक्स था। मजबूत रिकवरी इकोनॉमी में और साथ ही पैसे यानी कि लिक्विडिटी भरपूर, ये है बड़ी थीम डीप ग्लोबल मार्केट्स की, जिसके दम पर लगातार ग्लोबल मार्केट्स बड़ा एक्शन दिखा रहे हैं। अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहे हैं, और वो भी तब जबकि जेनेट येलेन के कहने के बावजूद कि ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आ सकते हैं, इकोनॉमी में ओवर हीटिंग नहीं चाहिए। लेकिन बात वही है ना कि कौन जाने ओवर हीटिंग है या नहीं, और कौन जाने कि ओवर हीटिंग यही हो गई। कई बार कहते हैं, मैं एक फंड मैनेजर से मिला था, बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि कोई भी स्टॉक हमें महंगा तब लगता है कि वो 25-30 के पी मल्टीपल पर आ जाता है, लगता है कि अब ये बड़ा महंगा हो गया। और उसके बाद अगर वही स्टॉक बढ़ते बढ़ते 60, 70 और 80 के पी मल्टीपल पर आ जाए, तो फिर उसके बाद वैल्यूएशंस को लेकर कोई दिमाग ही नहीं लगाता कि अब क्या करेंगे। कुछ भी वैल्यूएशन किसी भी शेयर का कुछ भी हो सकता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन या वो कंपैरिजन है। सिमिलरली वही सिचुएशन है इकोनॉमी में। आपको अगर 2-2.5-3% की ग्रोथ चाहिए, लेकिन अगर इकोनॉमी जिस रफ्तार से भाग रही है, आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस है आपको बदलाव लाने का, उसमें खुद में ही 3 से 6 महीने का वक्त ऐसा लग जाता है, साल भर का लग जाता है, और तब तक तो मार्केट के लिए फिर भी आगे बड़ी तेजी का वक्त बनता है। तो मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजार, अमेरिकी इकोनॉमी, दुनिया भर की इकोनॉमी में वही संकेत आते हुए दिख रहे हैं, मजबूत एकदम खरीदारी के आते दिख रहे हैं। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स का संकेत बहुत ही जोरदार है। और दीप, यकीन मानिए, अगर कोरोना का ये कहर नहीं होता भारत में, तो शायद हम लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे होते हैं, 15,400 के आसपास कहीं कहीं, या इसके ऊपर भी। क्योंकि ग्लोबल जो तेजी हुई है, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन, हमारा योगदान, हमारी भागीदारी तुलनात्मक तौर पर देखें तो काफ़ी कम रही है। हम आज 14,200 नीचे और 15,000 ऊपर, ये 700-800 पॉइंट की रेंज में इसीलिए अटके हुए हैं क्योंकि हमारे अपने जो संकेत हैं बहुत उतने अच्छे नहीं है जितने कि ग्लोबल संकेत है। तो कोरोना का जो मामला है उससे हमें निपटना है, अदरवाइज तो शायद हम भी लाइफ टाइम हाई के आसपास आराम से पहुंच जाते हैं या नए रिकॉर्ड भी बना लेते हैं। जी जी बिल्कुल सर, तो ग्लोबल मूड माहौल तो अच्छा है, पर जो आपने कोरोना की चिंता की बात करी सर, एक बार उसी पर टच कर लेते हैं। थोड़े दिनों की गिरावट आई थी वीकेंड के बाद, जो लैग होता है, पर फिर से 2 दिनों से मामले बढ़ रहे हैं और कल तो रिकॉर्ड 4,12,000 मामले सामने आते हुए दिखे। तो चिंता तो अभी भी है सर कोरोना की, क्योंकि मामले तो रोज रिकॉर्ड दिखा रहे हैं।
दीप, और ये चिंताएं तब ज़्यादा बढ़ने लगती जब मिड वीक में आपके मामले बढ़कर आते हैं और वीकेंड आपके सामने आता है। तो हो सकता है आज ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती है, हो सकता है आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी है हफ्ते की और शॉर्ट कवरिंग का भी आपको सहारा मिलेगा, हो सकता है कुछ आंकड़े एफआईज की तरफ से उतने बुरे आते नहीं दिखे, इन सब का फायदा आज आपको मिलेगा। लेकिन कल जब शुक्रवार होगा तो क्या आपके दिमाग में इस वीकेंड पर यह चिंताएं नहीं रहेगी कि वीकेंड पर कहीं कोई और प्रतिबंध बढ़ गए तो, अभी तक राज्यों के लेवल पर है, कहीं केंद्र के लेवल पर हो गए तो, आंकड़े और बढ़कर आ गए तो मुझे लगता है कि हो सकता है बाजार आज इसे इग्नोर या नजरअंदाज करने की कोशिश करे। लेकिन भगवान न करे अगर आज फिर से एक आंकड़ा आपको 4 लाख के ऊपर का आता दिखे, जो कल सुबह हम देखेंगे, तो फिर कल के सेशन में मामला थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। तो मुझे लगता है कोरोना के मामलों को और लगातार अगर 4-4 लाख से ज्यादा मामले आते दिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से कुछ और प्रतिबंध बढ़ाने की बातें होंगी ही होंगी। और कई सारे राज्य जहां पहले इतने मामले नहीं आ रहे थे, मसलन कर्नाटक भी बिजनेस के लिहाज से बड़ा राज्य है, बैंगलोर आपकी आईटी सिटी है, राइट, नो डाउट कहने के लिए कह सकते हैं कि वो बिजनेस ऐसा है जो आप वर्क फ्रॉम होम आराम से कर सकते हैं और कर भी रहे होंगे लोग। लेकिन अल्टीमेटली आईटी में सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर भी है। वहाँ कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्हें हर कंपनी में वो मेंटेनेंस के लिए चलाने के लिए आपको ऑफिस जाना ही पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि जो बड़े राज्य जहां पर बिजनेसेस ज्यादा हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहां पर 50-50 हजार मामले रोज रोज आना ये अच्छा संकेत नहीं है। तो मुझे लगता है आज हम शायद इग्नोर कर लें बाकी अच्छे संकेतों के बीच में, लेकिन ये आंकड़े ऐसे जिसे आप लंबे समय तक इग्नोर नहीं करेंगे। और मुझे चिंता है ना 14,200-300 के आसपास कम होती है इन आंकड़ों के, 14,800-900 आते मुझे इन आंकड़ों की चिंताएं बढ़ती, क्योंकि जब आप रेंज के हायर एंड पर पहुंचते हैं और आंकड़े बढ़कर आते हैं तो वहां पर आपको जो करेक्शन के लिए जो एक कारण चाहिए, ट्रिगर चाहिए वापस वहां से प्रॉफिट बुकिंग और नीचे आने के लिए, वो कारण आपको ये कोरोना के आंकड़े देते हैं। तो मुझे लगता है या तो आज आखिरी 1-1.5-2 घंटे में या फिर कल अगर यही आंकड़े वापस 4 लाख से ज्यादा है तो बाजार ऊपर से हल्का जरूर होगा। दीप, बिल्कुल, तो ये एक चिंता का विषय जरूर है जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो 2 जगह रिकॉर्ड देख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में रिकॉर्ड्स हैं, पर साथ ही चिंताजनक है कोरोना के जो रिकॉर्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं। पर सर इस बीच एक चीज जो हम रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो है दमदार मिड कैप स्मॉल कैप की रैली, स्पेशली कैश स्टॉक्स में। और आप तो कह ही रहे थे कि अप्रैल और मई कैश स्टॉक्स का ही समय रहेगा। ये भी थोड़ा एक्शन समझाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन का थोड़ी मुनाफा वसूली होती है, वापस एक्शन में आते हुए दिखते हैं। कौन सी थीम्स अभी भी आपको फोकस में दिख रही हैं जो कैश मार्केट की रैली है? क्रांति चल रही है दीप, क्रांति। ये मतलब सारे है ना मिड कैप स्टॉक्स बगावत की मुद्रा में है कि जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में जिस तरह की तेजी दिग्गजों में हुई, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा था। आज दिग्गजों को कोई देख नहीं रहा है और भाग रहे हैं सारे के सारे मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स। और जाहिर सी बात है ये अभी इतना जल्दी रुकने वाले नहीं है। अप्रैल और मई ये 2 महीने हमने मिड कैप्स के नाम रखे थे और वो मिड कैप्स आप देखिए। और उसकी वजह भी अब मैं आपको बता दूं, आप ये सोचेंगे कि अप्रैल और मई में ऐसी कोई क्या हो गया अनिल जी, आप 2 महीने आपने इनके नाम कर दिए, कोई कुछ भविष्यवाणी हुई क्या? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक कारण था जिसकी वजह से मैंने अप्रैल और मई के महीने में मैंने सोचा कि ये मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बहुत अच्छे प्रदर्शन करने चाहिए, और वो ये कि मिड अप्रैल से मई अंत तक, और अब चूंकि सेबी ने एक्सटेंड किया तो जून अंत तक जो नतीजे आने वाले हैं वो नतीजे मतलब आपको सरप्राइज नहीं करेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं। आपको शॉक देंगे, पॉजिटिव शॉक। अरे इतने अच्छे भी रिजल्ट आ सकते हैं क्या? मतलब साल दर साल आप इनमें से कई कंपनियों को देखेंगे, किसी कंपनी के 5 गुना, किसी के 10-10 गुना ऐसे रिजल्ट आपके बढ़ बढ़कर आ रहे हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। कमोडिटी साइकिल इतना स्ट्रांग है दीप, इतना स्ट्रांग है। अगर कमोडिटीज के दाम एक महीने में 40-50% बढ़ रहे हैं, 4 महीने में 50 से 75% कई कमोडिटीज के दाम बढ़ चुके हैं, तो अब इनके नतीजों में दिखेगा। तो और सबसे बड़ी बात क्या है दीप, देखिए पिछला साल बहुत खराब गया। मैक्सिमम कंपनियां आपको ऐसी मिलेगी जिनके पास स्टॉक पड़ा रह गया, बेच ही नहीं पाए। करेक्ट, कहते हैं वो नसीब चलता है तो ऐसे चलता है। एक तरफ आपका माल बिका नहीं, दूसरी तरफ कमोडिटीज के दाम ऐसे बढ़े हैं तो आपके पड़े हुए स्टॉक की वैल्यू एकदम मतलब है ना डबल हो गई है। सो वो जो पैसा बनकर आ रहा है वो तो समझ ही नहीं आ रहा है इन मिड कैप कंपनियों के इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो यही वजह थी, मैंने ये अंदाजा लगाया कि अप्रैल मई का महीना जब नतीजे आएंगे
तब और नतीजों के पहले अप्रैल की शुरुआत से ही आपको इन स्टॉक्स में तेजी बनना शुरू हो जाएगी और वो नतीजों तक रहनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। पहले मेरा इरादा मई एंड तक का ही था, क्योंकि आमतौर पर सारे जो एनुअल रिजल्ट्स हैं वो मई अंत तक आ जाते हैं। क्योंकि इस बार पैंडेमिक को देखते हुए सेबी ने राहत दी है, कंपनियां जून अंत तक भी अपने रिजल्ट्स है, तो ये रैली थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। अब रैली एक्सटेंड हो सकती है, इसमें आपको करना क्या है? करना ये कि आपको कमोडिटीज के जो मजबूत साइकिल वो पकड़ने हैं। मजबूत साइकिल किसमें है? मेटल्स में है। मजबूत साइकिल किसमें? शुगर में। मजबूत साइकिल बाकी सॉफ्ट कमोडिटीज में, जिसमें आप कॉर्न ले लें, आप कॉफी ले लें, चाय कुछ हद तक ले लें, इसके अलावा यान वगैरह हुआ, टेक्सटाइल हुआ, ये सारे ऐसे है ना कमोडिटीज हैं जहां पर तगड़ी आपके लिए तेजी की साइकिल चल रही है। तो 1 बाय 1 सेक्टर रोटेशन होगा, 1 बाय 1 आपको स्टॉक्स में एक्शन आता दिखेगा। आपको खाली ये करना है कि एक अच्छे रनअप के बाद जब भी ये स्टॉक 5-10-15% करेक्ट हो, वो आपको फिर से बढ़िया एंट्री का मौका दे देंगे। तो मुझे लगता है अभी भी दीप मेटल्स में थोड़ी और तेजी बाकी है। आज टाटा स्टील के नतीजे आए, इन नतीजों के दम पर एक तेजी का और लेग बनता है। शुगर बहुत मजबूत है अभी भी। कहीं कोई अगर आपके पास किसी भी भाव का शुगर स्टॉक आज पड़ा है, अगर आपने पिछले 7-8 दिन में किसी भी हाईएस्ट लेवल पर भी खरीदा, तब भी आपको एग्जिट मिलेगा, पैसा बनेगा, ये मानकर चले। तो आपको नुकसान में नहीं बेचना, ये ध्यान में रखें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अगर आपने एकदम से खरीदा और उसी वक्त टॉप बना नीचे आ गया, तो आप डर जाते हैं, अरे कहीं ऐसा तो नहीं मैं सबसे आखिरी आदमी जिसने बैटन पकड़ लिया, अब मुझे लेके बैठा रहना पड़ेगा। चिंता न करें। तो ये जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन है, ये अभी आगे और बढ़ने वाला है। और इसी वजह से हमने SIP स्टॉक की भी शुरुआत की, ताकि बाजार की गिरावट में या फिर धीरे धीरे टुकड़ों में जब भी स्टॉक आपको कमजोर मिले, इन सारे शेयरों में आप खरीदारी कर सकते हो। और दीप, आप तो जिस तरह से आंकड़े रखते हैं, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते की बात है ना, शायद कितने 13-14 कॉल मेरी लाइफ में, शायद मैंने अब तक सबसे ज्यादा कॉल एक हफ्ते में दिए हैं। और मैक्सिमम मेरे ख्याल से मिड कैप शेयरों में ही थे, 14 में से 13 में से 10-11 शायद इसी में रहे होंगे जो आंकड़े आप कुछ बता रहे थे। तो वो दिखाता है कि ये साइकिल स्ट्रांग है। और मैं चाहता हूं हमारे दर्शक जो हैं इस तेजी वाले कमोडिटी साइकिल का फायदा पूरी तरह से उठाएं। जी दीप। बिल्कुल सर, तेजी का फायदा उठाना है। 13 कॉल्स दी थी सर आपने पिछले हफ्ते कैश स्टॉक्स की, और इस हफ्ते भी देख लें तो 4-5 कॉल्स तो ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी भी 2 ट्रेडिंग दिन बाकी हैं। तो आशा यही है सर कि कुछ और कॉल्स आपकी तरफ से आएंगी कैश मार्केट की। तो कैश स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन, और रोज अनिल जी और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बढ़िया ट्रेडिंग के मौके तो यहाँ पर देते ही हैं। तो चलिए सर, आज भी आपके आइडेंटिफाइड स्टॉक्स का इंतजार रहेगा, पर उससे पहले आज के संकेत थोड़ा समझ लेते हैं। किस तरह से देख रहे हैं आज का एक्शन? दीप, आज के एक्शन में सिंपल है। ग्लोबल संकेत आपके पॉजिटिव हैं। FIs के संकेत और DIs के संकेत आपके लिए इंटरेस्टिंग है। FIs के संकेत बड़े दिनों बाद मेरे लिए न्यूट्रल हो चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से लगातार नेगेटिव। मैं है ना डेटा को अलग तरीके से देखता हूं। मैं सिर्फ पास्ट नहीं देखता, मैं प्रेजेंट और फ्यूचर भी देखता हूं, और ये मैं आपको विस्तार से आगे समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। DI संकेत न्यूट्रल है। वायदा कारोबार के संकेत लगातार, आपको याद होगा 3 दिनों से मैं पॉजिटिव कह रहा हूं, और इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक संकेत के साथ ही यही, पहले मैं FIs के संकेत यही डिस्कस करना चाहता हूँ। जब यहाँ पर आ गए संकेत, यही डिस्कस कर लेता हूँ आपके लिए क्यों FIs के संकेत आज न्यूट्रल है। 1111 करोड़ की बिकवाली की है FIs ने कैश मार्केट में, ठीक है। तो लगातार बेच रहे हैं, 5 दिनों से बेच कर अच्छा खासा, मेरे ख्याल से 8000 करोड़ के आसपास का, उससे ज्यादा ही बेच चुके हैं ऑलरेडी FIs, ठीक है ना, 4-5 दिनों में। लेकिन बिकवाली थमने के संकेत आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं, क्यों आ चुके हैं, वो देखिए। दीप, 1111 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं कैश में, और 722 करोड़ के खरीदे हैं फ्यूचर्स में, यानी नेट इनकी बिकवाली है 400 करोड़ की। इन दिनों के इनकी रन रेट के हिसाब से आप देखेंगे तो 400 करोड़ की बिकवाली बहुत छोटी है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचना बंद किया है। 9 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी है। एक मजे की बात बताता हूं, इंडेक्स में 9 करोड़ का आंकड़ा आपको लगेगा ये तो कुछ काम का ही नहीं है, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा अगर आप डिटेल में जाकर देखेंगे तो FIs ने कल क्या किया है। FIs ने कल इंडेक्स में अपनी की तेजी की पोजीशन भी घटाई है और मंदी की पोजीशन भी घटाई है। यानी कि अगर वो लॉन्ग थे तो कल शायद गैप से जब बाजार ऊपर खुला, उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन कम की, चलो अच्छा गैप मिला है, प्रॉफिट बुक करते हैं। 14,425 से 14,650 कुछ मिल रहा है, तो चलिए बुरा नहीं है। शॉर्ट पोजीशन भी घटाई है, जितनी लॉन्ग घटाई उतनी शॉर्ट घटाई, यानी कि वो इंडेक्स पे हो गए न्यूट्रल, स्टॉक्स पे हो गए न्यूट्रल।
भाई देखो, खरीदने के लिए ट्रेडर्स तैयार है। मैं आपको कल भी कह रहा था कि ट्रेडर्स इस बार आगे हैं सबसे, वो पहले खरीदना शुरू कर चुके हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ट्रेडर्स पॉजिटिव हो गए हैं। घरेलू फंड ने 240 करोड़ की बिकवाली की, जो कुछ खास नहीं है, और एफआईज की बिकवाली रुक जाए और अगर वो न्यूट्रल हो जाए तो फिर बाजार को बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन एफआईज न्यूट्रल ही हुए हैं। एफआईज को सिर्फ न्यूट्रल होने से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव भी होना पड़ेगा। और पॉजिटिव क्यों होना पड़ेगा, इसका दूसरा आंकड़ा अभी ही आपको बता देता हूं, और यह आंकड़ा है एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन का 52% पे। दीप लगातार 3 दिनों से 53-52% के आसपास एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग है। ज्यादा लंबे समय तक या तो देखो एफआईज का मूड बहुत ही खराब है और उन्हें लगता है कि निफ्टी आ जाएगा 13,500-700, तब तो आप इस लेवल पर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और तब आप गट गटा के और 40-42% के आसपास आ जाएंगे, जहां हिस्टोरिकली लोएस्ट एफआईज की लॉन्ग पोजीशन रहती है। वो व्यू तो अभी नहीं दिख रहा, और हो तो पता नहीं कि भाई अचानक से कोरोना को लेकर कोई बड़े डेवलपमेंट हो जाए और उसकी वजह से 13,500 13,800 आ जाए। ये अभी तो नहीं दिख रहा, जब दिखेगा स्क्रीन पर होगा तो पता चलेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन नीचे का 10% का कोई सर्किट लग जाएगा। वैसी संभावना आप किसी चीज से मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेटा देखकर, मूड माहौल देखकर ऐसा लगता नहीं। तो इसलिए एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अगर 52% के आसपास है तो ये कम है और इसे बढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं सिर्फ पास डेटा नहीं देख रहा, कितना बेचोगे भाई, बेच के कहीं तो रुकोगे, और वो रुकना शुरू हो चुका है। अब यही देखना है कि वो जो वापस खरीदारी आपको चाहिए वो आज ही से शुरू हो जाती है या 1-2 दिनों बाद या अगले हफ्ते में, ये देखने वाली बात है। तो एफआईज की डेटा में दीप सबसे बढ़िया चीज ये है। अब चौथा संकेत हमारा है वायदा कारोबार का डेटा पॉजिटिव साइड पर। 3 दिनों से पुट कॉल रेशियो आपका नियर ओवरसोल्ड लेवल पर। कल तो आपको सुबह मैंने एक ही चीज कही थी, सबसे बड़ा ट्रिगर मेरे लिए आज के लिए तेजी का है तो वो है 0.93 का पुट कॉल रेशियो, जो कल था 0.92 0.93 जो भी था 0.92 ओवरसोल्ड है। और आप देख लीजिए कल की कल एक भी वक्त मेरे ख्याल से मार्केट लाल निशान में गया नहीं गया था, नहीं गया, राइट। 14,506 का लो बनाया, 14,496 का क्लोजिंग था परसों का, तो पूरे दिन पर हरे निशान में रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि दीप लगातार दूसरा तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब पुट कॉल रेशियो लोअर साइड पर। अब भी पुट कॉल रेशियो 1.04 का नियर ओवरसोल्ड है, एक्सपायरी के दिन तो पक्का ओवरसोल्ड है। तो यहां से भी आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर आज बाजार गैप से नहीं खुलने की तैयारी कर रहे होते, नीचे खुलने का संकेत देते हैं, फ्लैट भी खुलते, तो मैं आपको यही कहता तुरंत खरीदिए। जितना नीचे खुले, फ्लैट खुले, तो आपके लिए खरीदारी का मौका मिलेगा। ये ओवरसोल्ड मार्केट है, शॉर्ट कवरिंग होना पक्का तय है, और इसीलिए वायदा कारोबार के संकेत भी पॉजिटिव साइड पर मैंने रखे हैं। सेंटिमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड न्यूट्रल। जी दीप। बिल्कुल, तो ओवरसोल्ड मार्केट है, शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगा, इसलिए आप देख रहे हैं कि कुछ तो संकेत हैं जहां से बाजार अच्छी रिकवरी देंगे। एक्सपायरी का भी दिन है, नजर रहेगी। सर बताएं फिर आज के लिए बड़े लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं? 14,500 14,600 निफ्टी की मजबूत सपोर्ट रेंज है दिन के लिए। अब गैप से खुलने के बाद वहीं पर हम होल्ड करेंगे, लेकिन उसके बाद एक्सपायरी का दिन है 14,425 14,475 स्ट्रॉन्ग बाय जोन। ऊपर 14,725 14,775 ये हल्की प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। 14,825 14,875 स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग या स्ट्रॉन्ग सेल जोन भी आप कह सकते हैं। बैंक निफ्टी 32,075 32,275 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है। 31,725 31,900 ये मजबूत खरीदारी की रेंज। ऊपर की तरफ 33,000 33,175 बैंक निफ्टी में दिन के लिए ऊपरी रेंज है, जहां पर आपको नजर रखनी है। और उसके ऊपर निकले तो 33,450 33,700 स्ट्रॉन्ग सेल जोन मानकर चल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग जोन मानकर चल सकते हैं। और इस बीच दीप मैं दिन की रेंज दूं उसके पहले एक चीज और आप देख लीजिए, एसजीएक्स 50 थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है, और उसकी वजह यह है कि डाउ फ्यूचर्स हरे से लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। इंटरेस्टिंग होगा आज का दिन। जी दीप। बिल्कुल सर, इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा ग्लोबल बाजारों में फिलहाल उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, तो दिन के लिए फिर क्या रेंज निकल कर आएगी सर आज की? 14,600 14,725 दिन की छोटी रेंज है। 14,550 14,775 मीडियम, और 14,475 14,825 ये दिन की बड़ी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। दीप ये आपके लिए रेंज है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 32,275 33,000 दिन की छोटी रेंज है। 32,075 33,175 दिन की मीडियम रेंज है, और 31,775 से लेकर 33,450 ये दिन की बड़ी रेंज मानकर चलिए। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन की हम बात कर ही चुके हैं, 52% है।
पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड पर है, 1.04 पर शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये हम बात कर ही चुके हैं। और विक्स 5% कल फिर से कम हुआ, ये एक अच्छा संकेत है। विक्स थोड़ा सा आपके नीचे आता हुआ दिखाए, कम होता हुआ दिखाए। दीप, तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स आज के लिए और सारी चीजें जी। बिल्कुल सर, तो ये तो रहा आज का सेटअप। अब पोजीशंस के बारे में समझाएं सर। पहले एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो क्या करें? लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है तो एक ही स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर, और वो होगा 14,475 का। यहां से लगभग 150 पॉइंट नीचे 1% का स्टॉप लॉस। और बैंक निफ्टी पर आपको स्टॉप लॉस रखना है लगभग 300 पॉइंट नीचे 32,450 का इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं, एक्सपायरी का दिन है इसलिए, अदरवाइज स्टॉप लॉस बहुत दूर का निकल कर आता है और वो मैं आपको देना नहीं चाहता। इतना दूर का अननेसेसरी क्यों नुकसान करना है फालतू में। शॉर्ट पोजीशन है तो 14,675 का स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। इसके ऊपर निकले काट लीजिए। बैंक निफ्टी 33,000 का स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। अगर इसके ऊपर बंद हो या इसके ऊपर निकल कर टिके तो शॉर्ट में से निकल जाए, ये आपके लिए होगा बैंक निफ्टी पर। अब आइए नई पोजीशन कैसे बनानी। निफ्टी खरीदिए 14,475 के स्टॉप लॉस के साथ, 14,700, 725, 775, 825, 875, ये सारे टारगेट हैं निफ्टी पर खरीदारी करने के लिहाज से। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर करिए। 14,775 से 14,875 बहुत बढ़िया रेंज है शॉर्ट करने की, वहां पर मौका मिले शॉर्ट जरूर करिए। जितना 14,875 के नजदीक बेच पाएंगे उतना बढ़िया। 3 लेवल बेचने के लिए है, 14,775, 825, 875। अगर आपको एक ही लोट बेचना है तो 825 पर बेचिए, 2 बेचना है तो 775 और 875 पर बेचिए, 3 बेचना है तो इन तीनों ही लेवल पर बेच दीजिए। 14,925 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 14,725, 700, 650, 600, 550, 500, ये सारे लेवल्स हैं जिसके लिए आपको करनी है बिक वाली निफ्टी में। बैंक निफ्टी खरीदना है आपको, स्टॉप लॉस सिंपल 32,450 का रख लें, और अगर बहुत ज़्यादा बाजार नीचे खराब खुलने का संकेत दें तो 32,150, 32,300 की रेंज में खरीदने का मौका भी बनेगा अगर बहुत नीचे आता है तो। फिलहाल देखेंगे वो होता नहीं होता है। फिलहाल 32,450 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। 32,975, 33,175, 33,300, 33,450, और बहुत हो गया अगर वापस से ग्लोबल मार्केट भरपूर तेजी में आ गए, कुछ अच्छी खबर आ गई तो फाइनल टारगेट जो इस रिकवरी के बनेंगे वो 33,625, 33,700 के आसपास के बनेंगे, जो कि थोड़े बहुत दूर के हैं। लेकिन एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी जिस तरह से मुंह देता है कई बार, तो बड़े टारगेट हाथ में रखने में कोई हर्ज नहीं है। आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो अपना क्या लेके गया। शॉर्ट जो करना चाहते हैं दीप, अब शॉर्ट करने में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्रिकी है। पहला लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 33,000 का है। मैं उम्मीद कर रहा हूं वहां पर खुल के अगर उसके पार निकल गए, टिक गए, तो फिर आपके लिए सीधा एक बार शॉर्ट करने का लेवल 33,450 के आसपास आता है। वहां पर बेचना सेफ है। 33,450, 33,700 की रेंज में आप शॉर्ट करिए। 33,850 का स्टॉप लॉस लगाइए। 33,300, 33,175, 33,000, 32,850, 32,775 और 32,725, ये सारे टारगेट के लिए ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करनी चाहिए। इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए क्लियर लेवल्स। काफी सारे लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए ट्रेड का। बैन लिस्ट में सर सन टीवी को कंपनी देने के लिए अब टाटा केमिकल्स भी जुड़ गया है, तो डबल हो गए बैन लिस्ट, सन टीवी, टाटा केमिकल्स, ये हैं आज के वायदा कारोबार के बैन में। सर फंड्स का डेटा तो आपने समझा दिया है। एफआईएस के हिसाब, सॉरी एफएनओ डेटा के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए? दीप 14,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक वाला। 14,600 के पुट पर 29 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 31 लाख शेयर, बराबरी का मामला, लेकिन तेजी की तरफ रुझान ज्यादा। क्यों? क्योंकि 14,600 के पुट पर 14 लाख शेयर कल ही जुड़े। मेरा ये समझना है कि 14,600 के नीचे हम नहीं खुलेंगे। 14,617 पर बंद हो जाए, 10-15 पॉइंट नीचे खुल जाए तो अलग बात है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर उसके बाद, वैसे तो नीचे जाना नहीं चाहिए, अगर गया तो 14,550, 14,500 की रेंज में आपको 100% खरीदारी करनी चाहिए निफ्टी में। फर्ज करें 14,600 के नीचे नहीं खुलेंगे तो अब ऊपर क्या? 14,700 इमीडिएटली हल्की रुकावट का लेवल है, और इस रुकावट के लेवल के हिसाब से अगर आप देखें तो 14,675 से 14,725, इस 50 पॉइंट की रेंज में आप खुलकर वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। देखिए रेंज नोट करिए, 14,675, 14,725, इस रेंज में कहीं न कहीं खुलकर आप वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद
14,700 के ऊपर टिक गए तो फिर आपके लिए 775 से 825 की रेंज निकल कर आएगी, जहां निफ्टी पहुंचने की कोशिश करेगा। तो एक एक लेवल को एक एक बार में देखते रहें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, ये आपके लिए। तो गैप से अगर 14 एक बार खुलने के बाद आपके लिए इमीडिएटली 14,600 14,700 की रेंज वायदा कारोबार से निकल कर आती है। अब आइए बैंक निफ्टी। 32,000 आप आसानी से नहीं तोड़ेंगे, ये बात तो पक्की है। वैसे आप दूर भी काफ़ी हैं 32,000 से, क्योंकि आपकी क्लोजिंग कल 32,800 के आसपास हुई है, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है। इसके ठीक पहले एक छोटा सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर, वो है 32,500 के आसपास का, जहां पुट में 9 लाख शेयर है। और इसी वजह से मैंने आज की तेजी की पोजीशन में स्टॉप लॉस जो आपको बैंक निफ्टी पर दिया है वो 32,450 का दिया है। तो 32,500 के नीचे, अगर आप 32,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, 32,450 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं दीप, तो ही सोचिए कि आप कमजोर हैं, यानी कि लगभग 300 पॉइंट आप कमजोर भी हो जाएं तो चिंता मत कीजिए। दूसरी तरफ 33,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो तो ही आप सोचिए कि मैं मजबूत हूं, यानी कि लगभग 200 सवा 200 पॉइंट आप बढ़ भी जाएं तब भी आप जोश में मत आइए कि मैं बड़ा मजबूत हो। तो बैंक निफ्टी पर 32,000 32,450 इसके नीचे आप कमजोर होना शुरू करेंगे, 33,000 33,050 इसके ऊपर मजबूत होना शुरू करेंगे। और उसकी वजह है कि 33,000 पर भी उतना ही बड़ा रुकावट का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो 12 लाख शेयर 33,000 के कॉल्स पर हैं, आसान नहीं है पार करना, तो वहां पर रुकावट होगी। तो ये आपके लिए लेवल है बैंक निफ्टी पर, जिस पर आपको फोकस करना है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो क्लियर लेवल्स हैं बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए। देखते हैं आज किस तरह का ट्रेडिंग एक्शन रहेगा। आइए आपको बताते हैं आज कौन से स्टॉक्स पर भी हम नजर बना रहे हैं। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो आज कैश स्पेस से जो नतीजे आने वाले हैं वहाँ पर नज़र रखनी है आपको, जहाँ पर अदानी ट्रांसमिशन के साथ साथ ब्लू स्टार, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, हाइकल, इकरा, आईफेल फाइनेंस जैसे स्टॉक्स जो है फोकस में रहेंगे। साथ ही सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स, इसका राइट्स इशू जो है आज से खुलने वाला है और 2 जून तक ये राइट्स इशू खुला रहेगा। 50 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया गया है और जो रेशियो है वो 23:49 पर डिसाइड किया गया है। पोस्ट मार्केट नंबर्स भी आए हैं, जहाँ पर अदानी ग्रीन ने अपने नंबर्स बेहतरीन साइड पर आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर 56 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 104 करोड़ हुआ है, यानी कि 86% की बढ़त। साथ ही मार्जिन्स कंपनी की 32% से बढ़कर 63% पर होती हुई नजर आई है। यही नहीं, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के भी बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। देखिए रिसेंट लिस्टिंग है और जो नंबर्स दिख रहे हैं वो 4 करोड़ से बढ़कर मुनाफा ऑलमोस्ट 41 करोड़ पर आया है, माफ़ कीजिएगा 47 करोड़ पर। और कंपनी का जो मार्जिन्स है वो भी 26% से करीबन बढ़कर 28%, यानी 2% की मार्जिन्स ऑपरेशनली भी बढ़िया होती हुई दिख रही है। शैल भी यहाँ पर भी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। पिछले साल 17 करोड़ का घाटा था, इस बारी ऑलमोस्ट 10 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स में काफ़ी दमदार उछाल देखने को मिला है, 2.3% से बढ़कर 21.4% की मार्जिन्स आई हैं। तो ऑपरेशनली भी नंबर्स बेहतर हैं और घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। ये हैं आपके लिए कुछ पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स और कुछ और पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स पर बस थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे वरिंदर बंसल के साथ भी रिजल्ट एक्सरे में। देवांशी से भी जान लेते हैं कुछ और आज की खबरें। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आईडीबीआई बैंक ये फोकस में है और आप देखिए कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक विनिवेश को मंजूरी दे दी है। हिस्सा बिक्री के साथ मैनेजमेंट ट्रांसफर को भी मंजूरी मिली है। मैं आपको बता दूं कि सरकार और साथ ही एलआईसी को मिलकर यहाँ पे 94% हिस्सा होल्ड करते हैं आईडीबीआई बैंक में, तो इसके चलते यहाँ पे विनिवेश होता हुआ दिखेगा, इस पर आपको नजर रखनी होगी। सिप्ला, इसके लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिखिए, जहाँ पे रॉश की कोविड-19 दवा को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। भारत में इमरजेंसी यूज के लिए इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब सिप्ला इसलिए फोकस में है क्योंकि रॉश के साथ कंपनी ने एक पार्टनरशिप किया है, करार किया है, जहां पे वो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन इस दवा का करती हुई दिखेगी। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो आज फोकस में रहेंगे। इन सब के लिए आज अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे कोविड वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन या पेटेंट, जो यूएस में पेटेंट है, उनको हटाने में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो समर्थन दे रहे हैं, तो इसके चलते इस पर नजर रखें। मारुति सुजुकी और फोर्स मोटर्स दोनों के प्रोडक्शन के आंकड़े आते हुए दिखे हैं
अप्रैल महीने में मारुति के कुल प्रोडक्शन जो है वो 1.59 लाख होते हुए दिखे, जिसमें से पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं वो करीब 1.57 लाख थी। मंथ ऑन मंथ अगर देखें तो प्रोडक्शन 7% तक कम होता हुआ दिखा है। लेकिन फोर्स मोटर्स इस बार आप देखिए जो कुल प्रोडक्शन है वो 1042 यूनिट्स पर होते हुए दिखे हैं, लेकिन इनकी जो कुल बिक्री है वो करीब 1281 यूनिट्स पर आते हुए दिखी थी। इसके अलावा इंडियन बैंक पर फोकस रहेगा। आज हल्का सा थोड़ी सी नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है, क्योंकि सवारना स्टोर्स का जो आउटस्टैंडिंग है अकाउंट जो है वो ऑलरेडी एनपीए था, लेकिन अब उसको फ्रॉड घोषित कर दिया है। आरबीआई को ये बताया गया है और 230 करोड़ का आउटस्टैंडिंग अमाउंट फिलहाल इस अकाउंट से आता हुआ दिख सकता था, लेकिन अब बैंक ने अब तक हमने देखा है करीब 115 करोड़ तक के ही प्रोविजंस इस पे किए हैं। तो इसके चलते आज इंडियन बैंक पर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट देखने मिल सकता है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें। बैंक्स फोकस में रहेंगे, स्पेशली आईडीबीआई बैंक जिसके स्ट्रेटेजिक विनिवेश के लिए मंजूरी मिल गई है प्राइवेटाइजेशन के लिए। आइए एक बार मानसी से भी जानते हैं कुछ और खबरें और फंड एक्शन। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। टाटा मोटर्स सीसीआई ने टाटा मोटर्स के खिलाफ जांच शुरू की है। डीलरशिप अग्रीमेंट में अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन के फायदे उठाने पर ये जांच शुरू की गई है। सीसीआई को टाटा मोटर्स और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के खिलाफ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये जांच शुरू की गई है। प्राज इंडस्ट्रीज पर फोकस रखे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 3 मई को करीब 4,34,000 शेयर्स ओपन मार्केट में बेचे हैं। म्यूचुअल फंड का हिस्सा 6.75% से घटकर 6.51% होता हुआ दिखा। मौजूदा हिस्सेदारी घटकर 6.51% होती हुई दिख रही है। क्वेस्ट कॉर्प कंपनी ने ₹7 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। 13 मई को रिकॉर्ड डेट इसकी तय की गई है और ध्यान रखिए लिस्टिंग के बाद ये पहला डिविडेंड अनाउंसमेंट है। महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड कंपनी को ओएनजीसी से 3 साल के लिए ड्रिलिंग का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते फोकस में रहेगा। और एक बल्क डील भी है अनुपम रसायन पर। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलपी ने करीब 10 लाख शेयर्स खरीदे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें और फंड एक्शन आज का। ब्रोकरेजेस की तरफ से आज कहां पर नजर बनी हुई है ये भी एक बार देख लेते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सिर्फ एक ही स्टॉक पर रिपोर्ट आई है, लेकिन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट से करीब 5 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई है टाटा स्टील पर। लगभग सभी अगर आप देखें तो या तो खरीदारी की राय दे रहे हैं या फिर आउट परफॉर्म की रेटिंग को जो है इन्होंने बरकरार रखा है। लेकिन एक बात है कि किसी ने भी जो है टारगेट प्राइस में रिवीजन नहीं किया, सबने अपने लक्ष्य को भी बरकरार रखा है। एक एक करके सभी रिपोर्ट्स में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए सीएलएसए खरीदारी की राय दे रहे 1,150 रुपये के लक्ष्य के लिए। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 1,045 रुपये के लक्ष्य के लिए। ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा लक्ष्य दे रहे हैं जेपी मॉर्गन, इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1250 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी 1,000 रुपये का ही लक्ष्य दिया है, हालांकि 1,071 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 1125 रुपये के लक्ष्य के लिए। लेकिन अगर आप कमेंट्री देखें तो मोर और लेस सभी की पॉजिटिव नजर आ रही है। सबका मानना है कि नतीजे जो अगर आप देखें स्टैंडअलोन आधार पर तो अनुमान से बेहतर देखने को मिले थे। आगे जाकर ग्रोथ आउटलुक है, कीमतों को लेकर भी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी सपोर्टिव है। और ब्रोकरेज हाउसेस का ये भी मानना है कि ये तिमाही तो बढ़िया देखने को मिली थी। इनफैक्ट जो अगली तिमाही के लिए आउटलुक है वो भी शानदार नजर आ रहा है। हालांकि यूरोपियन ऑपरेशंस को लेकर जो है ब्रोकरेज हाउस ज्यादा उत्साहजनक नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि जो है इनलाइन ही देखने को मिले यूरोपियन ऑपरेशंस का कारोबार, और वहां पर अभी काफी सारी जो क्लैरिटी है वहां ना बाकी है। लेकिन जो डेट रिडक्शन हुआ तिमाही के दौरान, पूरे साल के दौरान, उसको ब्रोकरेज हाउस ने पॉजिटिव लिया है। करीब 8,800 रुपये का फ्री कैश फ्लो इस तिमाही के दौरान टाटा स्टील ने जनरेट किया है। इसको लेकर भी ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव है। हालांकि किसी ने भी देखे टारगेट प्राइस में कोई रिवीजन नहीं किया। ओके, तो यह है आपके लिए दमदार नतीजे, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़कर नहीं आए। और वजह समझ में आ सकती है क्योंकि ऑलरेडी जब दाम काफी बड़े हैं तो वैल्यूएशंस थोड़े से मुश्किल भरे दिख सकते हैं। आइए अब करते हैं शुरुआत आपके लिए पिक ऑफ द डे की। हमारे एक्सपर्ट से हमारे साथ बिगुल के साथ करते हैं। सबका स्वागत। आप सबको सुप्रभात। किरण जी, करिए शुरुआत अपनी पिक ऑफ द डे के साथ। अनिल जी सुप्रभात। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा जो कल का स्टॉक आखिरी में मैंने कहा था भेल, वही बाय करने की सलाह है।
अनिल जी, अभी 56 की राह देख रहा था, 56 के ऊपर की क्लोजिंग वो मिल गई है। अभी 2 दिन इसके बाद अगर क्लोजिंग मिलती है तो मेरा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत काफी काफी लेवल दूर है, तो 75 नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस है। आज और कल 60 रुपए के ऊपर क्लोजिंग हो जानी चाहिए। एक बार वो मिलता है तो 75 के टारगेट्स आपको आते दिनों में देखने को मिलेंगे। तो अगर आज के लिए ट्रेड करना है तो 56 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 55-50 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए पहले 60 और फिर 63। आज को मुझे 60 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। ओके, 60 और 63 और आज चाहिए 60 के ऊपर की क्लोजिंग। लगभग ये समझ लीजिए 7-8% की तेजी और चाहिए किरण जी को। उम्मीद करें मिले किरण जी, आप जो चाहते हैं जरूर मिले। आइए वागले साहब बताएं सर, आपका क्या इरादा है? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा फार्मा में ही बने रहने का इरादा है। आज मैंने चुना है औरोबिंदो फार्मा, जो कल अपनी बात हुई थी, पैटर्न बहुत ही क्लियर है, जो जिस तरह से मूव आई है मुझे लगता है। लेकिन ये आज के लिए नहीं है, ये 2 से 3 दिनों के लिए, क्योंकि ये पोजिशनली बेटर चलता है। 1005 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1050 का मेरा टारगेट होगा। ओके, तो खरीदारी करने के लिए आई वागले साहब की औरोबिंदो फार्मा में। बंसल जी गुड मॉर्निंग, आप क्या खरीदेंगे सर? सुप्रभात अनिल जी। पहले तो एक अपडेट है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक स्टॉक दिया था, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, 10 की कमाई में दिया था और 200 रुपए का डिविडेंड आया है। तो कंपनी का अनिल जी देखें तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है और एक एक्सीलेंट बढ़िया एमएनसी, अच्छी डिविडेंड डील्ड है। तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें। और अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे होगा, जिसको शायद वागले जी ने कल 1-2 बार रिकमेंड किया था। स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल पर खरीदारी की राय है 3281, 3281 का स्टॉप लॉस है, 3408 का टारगेट है। और स्टॉक को कंटिन्यूसली हमारे मित्र वागले जी रिकमेंड करते आ रहे हैं नीचे से। और एक बार तो इतनी जोश में उन्होंने रिकमेंड किया था, बोला था कि मुझे अपोलो हॉस्पिटल जाना है। अनिल जी आपको ध्यान हो, लेना नहीं बोला था, जाना है। और आपने उनको करेक्ट करा था कि अपोलो हॉस्पिटल जाना नहीं है, लेना है। तो अपोलो हॉस्पिटल है मेरा पिक ऑफ द डे। याद आ गया सर, बिल्कुल आपने याद एकदम परफेक्ट बताया। अपोलो हॉस्पिटल जाने की बात करी थी और हमने उसे सीरियस से खारिज कर दिया कि भगवान न करें बंसल जी को, माफ कीजिएगा वागले जी को, या हमारे किसी भी एनालिस्ट को हॉस्पिटल जाने की जरूरत आए इस महामारी के वक्त में। और जो हमारे कुछ सहयोगी हैं, कुछ हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जिन लोगों को आप कुछ दिनों से नहीं देख पा रहे हैं पैनल पे, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और सबकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। और जल्दी आपके सामने ज़्यादा मंडे तक भरा पूरा परिवार, हमारा पूरा पैनल, एकदम सारे सदाबहार लोग सब आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। आइए अविनाश जी भी हमारे साथ है और सिमी जी भी। अविनाश जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे मेटल स्पेस में है। हालांकि मेटल स्पेस में ऑलरेडी काफी एक्शन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एनएमडीसी हमको लग रहा है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। हमको लग रहा है कि इस स्टॉक में और भी तेजी पॉसिबल है। मैं समझता हूँ कि करंट लेवल्स पे भी अगर कोई खरीदता है, करीबन 185-190 का एक नियर टर्म का टारगेट बनेगा। अगर प्राइस में थोड़ी गिरावट आती है तो एक्यूमुलेट करिए। मुझे लग रहा है एनएमडीसी आने वाले साल में रिकॉर्ड प्रॉफिट्स डिक्लेयर करेगा और यहाँ पे री-रेटिंग के लिए बहुत अच्छा मौका है। दूसरा शेयर जो कैश मार्केट का सेगमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए हमको लग रहा है अच्छा है, जो पहले भी हमने आपके चैनल पे बताया था, वो कंपनी का नाम है सीसीएल प्रोडक्ट्स। टाटा कॉफ़ी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए। हमको लग रहा है कि कॉफ़ी के प्राइसेस की ग्लोबल बढ़ोतरी होने के कारण, प्लस ओवरऑल जो लॉजिस्टिक इश्यूज सॉर्ट आउट होने के कारण, सीसीएल प्रोडक्ट्स को भी काफ़ी फायदा होगा। कंपनी के Q4 के नतीजे अभी आने बाकी है, लेकिन हमको लग रहा है काफ़ी दमदार नंबर आएंगे और FY22 में भी ग्रोथ अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि आपको एक अच्छा मौका शेयर दे रहा है। करीबन 390-400 का टारगेट पकड़ के यहाँ पे भी खरीदना चाहिए। बिल्कुल, तो ये आपके लिए सीसीएल प्रोडक्ट एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय, और यहां पर आपको सीसीएल प्रोडक्ट का टारगेट रखना है 185-90 का। अविनाश जी कुछ खास दिन है क्या आज, ऐसा मतलब कुछ आपके लिए बर्थडे टाइप का? मैं सुना नहीं अनिल जी, वापस पूछे। आज आपकी बर्थडे तो नहीं है कहीं? नहीं है बर्थडे ही है मेरा आज बर्थडे। अरे
अरे वाह, आमतौर पर तो हमें क्या वो जो हमारे सारे पैनलिस्ट के जो कलरफुल कपड़े एकदम थोड़ा ज्यादा जच वच कर आते तो ऐसा अंदाजा लग जाता, देख के हम सीधे ही पूछते थे बर्थडे। लेकिन आप, मुझे आइडिया तो था होना चाहिए आज, लेकिन फिर मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो गलत हो। तो हमारे एक दर्शक है राकेश जैन साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि आज आपका बर्थडे, मैंने तुरंत पढ़ भी लिया। तो पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अच्छा, इसके साथ पूछना चाहता हूँ, टीका लगवा लिया आपने, फर्स्ट डोज या सेकंड डोज? पहला डोज हो गया अनिल जी, सेकंड डोज अभी बाकी है। अच्छा, तो आप 45 साल के ऊपर वाले हैं। ओके, तो 45 साल के ऊपर का जो भी वाला आपका बर्थडे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अविनाश जी की हम सब के, मैंने कहा सीधे सीधे एज क्यों पूछे, इनडायरेक्टली पूछ ले, इनडायरेक्टली पता चल गया अविनाश जी की उम्र कितनी है। तो चलिए नहीं अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। ओके, आपका मानना पड़ेगा सर, आपका नेटवर्क बहुत बढ़िया है, तो आपको सभी न्यूज आपको मिल जाती है, वेदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नहीं, अच्छी बात क्या है अविनाश जी, हमारे दर्शक भी हमें अपने आप, हम बोलने के लिए फैमिली नहीं मानते, नहीं वो बोलने के लिए मानते, वो उन्हें पता है कि शायद मुझे ध्यान नहीं होगा, और हकीकत में मुझे ध्यान नहीं था। इमीडिएटली एक ट्वीट आया, ट्वीट पे नजर भी पड़ गई। देखो, ऊपर वाला भी चाहता था कि हम सब मिलकर आपको बधाई दें, तो ट्वीट पे नहीं तो बहुत सारे ट्वीट मिस हो जाते हैं। तो राकेश जी का ट्वीट पढ़ लिया, पढ़ के मैंने आपको विश कर दिया, सबकी तरफ से आपको बधाई। सिमी जी भी हमारे साथ है। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अविनाश जी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आज का मेरा पिक होगा BEL, जिसमें मुझे खरीदारी करने का सजेशन देना है। 233 का स्टॉप लॉस के साथ मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। और इसका जो टारगेट रहेगा वो होगा, पहला टारगेट होगा 239, दूसरा 242 और तीसरा 246। ये तीनों टारगेट्स के लिए BEL को खरीद कर चलने का सलाह होगा मेरी तरफ से। टारगेट 239, 242 बराबर है। उसके बाद 246, मैंने तीसरा भी लगा दिया अनिल जी। आज का आज ही आ जाएगा सिमी जी। इतना बड़ा मोमेंटम तो बेल में नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, नहीं तो कल तक होल्ड करेंगे क्या? हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, इतना बड़ा होता नहीं है। हाँ, इतना बड़ा तो रैली नहीं होता नहीं, है, कल तक भी नहीं होगा, कल तक भी नहीं होगा। 100 रुपए कैसे बढ़ेगा? ये तो 138 का स्टॉक है। अच्छा, तो फिर हाँ, मुझे 138 वाला 238 कैसे होगा? अगर एक भी टारगेट आता है तो ठीक है, नहीं तो कल नेक्स्ट वीक तक होल्ड करेंगे, कल परसों कुछ भी। इसमें देखिए इतना पोटेंशियल है, ये 200 रुपए बढ़ जाएगा तक भी जा सकता है नेक्स्ट वीक तक, ऐसा मुझे 255। ओह सॉरी, ये तो 137 का मेरा स्टॉप लॉस होगा 133, पहला टारगेट होगा 139, दूसरा होगा 142, तीसरा होगा 146। वेरी सॉरी। देखो, हमारे प्रोड्यूसर भी है ना आप पे, हमारे प्रोड्यूसर अरुण है, इतना आप पे भरोसा करते हैं। आपने बोला 238, 239, उन्होंने भी खट टाइप कर दिया 238, और स्टॉप लॉस भी 233 का लगा दिया। मैंने कहा चलो थोड़े मजे लिए जाए। सिमी जी 100 रुपए बढ़ा रही है। अच्छा, नीचे का तो आप दे नहीं, टारगेट ऊपर का ही दे रही है, लोगों का भला ही होता है। तो चलिए, सिमी जी ने टारगेट कर दिए रिवाइज नहीं किए, टारगेट वही रखे, खाली 1, 2 की बजाय 1 ये नंबर कर लिए। 139, 142, 146, इन 3 टारगेट के। अब सिमी जी, आपके टारगेट आज ही आ जाएंगे या कल तक तो पक्के आ जाएंगे? क्योंकि पहले मुझे भी कम भरोसा था कि इतने टारगेट आएंगे क्या। आइए बढ़ते आगे, अब वक्त है नतीजों पर पूरा फोकस करने का। वरिंदर रिजल्ट एक से तैयार है, वरिंदर बंसल हमारे साथ हर रोज की तरह नतीजों का पूरा और दमदार विश्लेषण लेकर। गुड मॉर्निंग वरिंदर जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, इस बार तो वैसे आपके रिजल्ट्स की पूरे एनालिसिस में अब तक सारे बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं, आज भी कुछ ऐसे ही हैं लिस्ट में जो बड़े बड़े रिजल्ट्स आए, पहले उनकी शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। टाटा स्टील, सबको पता था कि नंबर अच्छे आएंगे और नंबर अच्छे ही आए हैं। सो अगेन आई वांट टू बी वेरी क्लियर दैट देयर आर सेक्टर्स जहां पे सबको पता है अच्छे नंबर्स आएंगे, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो स्टील हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका भी वैल्यूएशन क्या है और कोई सरप्राइज एलिमेंट और ज्यादा है कि नहीं है। अभी टाटा स्टील का सर नंबर्स आई थिंक आप लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, तो मैं नंबर्स पे ज्यादा नहीं जाऊंगा इन टर्म्स ऑफ एबिटा पर टन क्या किया गया, एबिटा क्या किया।
इंपॉर्टेंट क्या है सर कि इस बार उसने, आप सोचिए इस साल, दिस इज द पावर ऑफ कमोडिटी साइकिल, 24,000 करोड़ फ्री कैश फ्लो बनाया, 30,000 करोड़ डेट कम किया। ये सारी कंपनीज ईवी एबिटा पे हम लोग देखते हैं। अगर आप ईवी एबिटा पे देखेंगे तो आप सोचिए इट इज नॉट ओनली की अर्निंग्स ऊपर जा रही है, इट इज ऑल्सो कि डेट नीचे जा रहा है। तो आपको एनालिस्ट एस्टिमेट में एबिटा देखते रहते हो बट डेट नहीं देखते हो, तो डेट बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है, तो इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार सर पूरे साल में 30,000 करोड़ का इन्होंने एबिटा किया। मैं आज सुबह रिपोर्ट पढ़ रहा था सर, अलग अलग रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनके हिसाब से, जैसे सीएलए के हिसाब से इस साल 2022 में कंपनी 45,000 करोड़ का एबिटा कर सकता है। अगर वो नंबर आ गया सर, तो अभी भी इस भाव पे टाटा स्टील ईवी बाय एबिटा 4.4 टाइम्स पे ट्रेड करता है, 4.4 टाइम्स पे ट्रेड करता है, तो महंगा स्टॉक अभी भी नहीं है इस भाव पे। एंड डोंट फॉरगेट कि जो ज्यादा प्राइस हाइक्स आई हैं वो अप्रैल और मई में आई है, जिसका रिफ्लेक्शन अपने को फर्स्ट हाफ FY22 में आएगा और अभी तक आया नहीं है। सो इंपॉर्टेंट क्या है सर कि अभी भी लगता है कि इस भाव से भी there could be some steam left, but important is कि हाँ भी सबको पता था, so that is another thing altogether, but valuation number के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। दीपक नाइट्रेट अगेन सर, ब्यूटीफुल कंपनी, डन वेरी वेरी वेल इन द लास्ट 2-3 years। अगेन सबको पता था कि केमिकल्स कंपनी है, कमोडिटी कंपनी है, नंबर्स अच्छे आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। सर आप सोचिए कि एक केमिकल्स को हम कमोडिटी समझते थे कुछ साल पहले, और अभी क्या ये ग्रोथ स्टॉक बन चुका है। नंबर्स देखिए सर, क्वार्टर 18% क्वार्टर रेवेन्यू ऊपर है, 40% YoY ऊपर है, एबिटा 450 करोड़ का आया, एक्सपेक्टेशन थी 350 करोड़ का आया, सो एक्सपेक्टेशन के सामने बहुत अच्छा आया है। सो मार्जिन 30-31% आया है, एक्सपेक्टेशन था कि ये 27% आएगा, सो एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा आया है। सो इवन टाटा स्टील, इवन दीपक नाइट्रेट आज के टाइम में कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, 30 टाइम्स FY22 पे ट्रेड करता है। नाउ यू हैव टू टेक योर बेट कि हाँ भी अगर आपको लगता है कि आगे जाके ये प्रोग्रेस चलता रहेगा इन सब कंपनीज में, so whether you have to check out these companies or not, but these are very solid numbers from both the companies। yes, market knew about कि ये रिपोर्ट अच्छा करेंगे, but अभी भी उनका जो environment है अभी भी कोई ऐसा नहीं कि वीक हो गए। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार नतीजे, लेकिन स्टॉक महंगे तो हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए कुछ और अच्छे नतीजे जहां पर नंबर्स मजबूत हैं, वैल्यूएशंस भी आकर्षक है, बताएं वरिंदर, उस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? सर इस बार ब्रोकिंग कंपनीज बहुत अच्छी कर रही हैं। हमने देखा HDFC सिक्योरिटीज जो अनलिस्टेड है उसके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, ICICI सिक्योरिटीज के बहुत अच्छे आए थे, IIFL सिक्योरिटीज की कल बात की थी, एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स देखिए सर, मगर क्लियरली इट इज शोइंग दैट देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन। क्वार्टर बात कर रहा हूं सर, 33% इनकम अप, 39% प्रॉफिट अप, एवरेज डेली टर्नओवर 66% हायर, 9.5 लाख कस्टमर्स ऐड किए, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 87% क्वार्टर। सर मार्केट कैप 3,500 करोड़ का है, इस साल पूरे साल 300 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो 10-11 टाइम पे स्टॉक TTM पे रेट करता है। ऑफ कोर्स इनमें ऐसा नहीं होता कि स्ट्रक्चरली एक जैसा चलती रहती है कंपनी जिस तरीके से, क्योंकि लास्ट ईयर देखेंगे तो कुछ 82-83 करोड़ का प्रॉफिट था, तो ये साल बहुत ही अच्छा गया इन कंपनीज के लिए, रिटेल कंपनीज के लिए। बट on the face of it सस्ता स्टॉक है। now someone has to take a call कि आगे क्या होता है, but numbers were very very good। Mainthan Alloys again sir, it's a ancillary steel play, सबको पता था नंबर्स अच्छे आएंगे। एबिटा 60% क्वार्टर ऊपर है, मार्जिन 22% आए हैं कंपेयर टू 15% क्वार्टर, प्रॉफिट 80 करोड़ 84 करोड़ वर्सेस 54.5 करोड़ आया है, 10 टाइम पे ट्रेड करता है, सो नॉट वेरी चीप अगेन, मगर दैट्स अ डिस्क्लेमर कि सस्ता स्टॉक नहीं है, बीइंग अ कमोडिटी स्टॉक, एंसिलरी स्टॉक, बट नंबर्स इसके अच्छे आए थे। ओके, लेकिन कोई ऐसी कंपनियां भी है जिनके रिजल्ट्स ठीक है लेकिन महंगे बहुत हैं वो स्टॉक्स? MNC सर, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस एंड जिलेट इंडिया। ब्लू डार्ट आई थिंक इज वेरी गुड बिकॉज वो लास्ट 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली वो डिलीवर कर रहा है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। 3 क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ कि उसके नंबर्स ज्यादा अच्छे आ रहे हैं जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नंबर्स आपको अगर आप वर्सेस कंपेयर करेंगे तो आपको इतने अच्छे क्वार्टर नहीं दिखेंगे, बट मैं जब रिपोर्ट पढ़ता हूँ लोगों की और एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन देखता हूँ तो उससे बहुत अच्छे आए हैं। मतलब 25.5% मार्जिन आया सर, एक्सपेक्टेशन था कि 20% मार्जिन आएगा इस कंपनी का। 250 करोड़ का एबिटा आया, एक्सपेक्टेशन था कि 190 करोड़ के आसपास का एबिटा आएगा, तो उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर्स अच्छे आए हैं। सस्ता स्टॉक नहीं है, 55 टाइम्स FY22 अर्निंग्स पे ट्रेड करता है सर ये स्टॉक। जिलेट इंडिया
ओके नंबर्स है, बहुत तोड़फोड़ नंबर्स नहीं है। वाई वाई देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, पर क्वार्टर क्वार्टर नंबर्स ओके हैं। रेवेन्यू 3% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा अप 4%, मार्जिन 26% है विच इज फ्लैट क्वार्टर क्वार्टर बट इंप्रूव फ्रॉम 20%। तो नंबर्स अच्छे वाई दिखेंगे आपको सारे के सारे। अगेन सस्ता स्टॉक नहीं है, 50 सेंट ट्रेड करता है। ओके, तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, नतीजों का पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों को देने के लिए। इन रिजल्ट्स पर आपको रखनी है नजर रखनी है कुछ और स्टॉक्स पर जहां होगा एक्शन भरपूर। और उनमें सबसे पहले डिस्कस करें आईडीबीआई बैंक, जहां पर स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट को मंजूरी दे दी गई है। अविनाश जी, इस स्टॉक पर दीजिए राय, क्या 40 रुपए के नीचे है, अभी भी खरीदना बनता है या इंतजार करें? नहीं, मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट अनिल जी ये लेवल पे भी खरीदना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजिक बायर को ये जो डील होगी तभी मेरे हिसाब से अच्छे प्राइस पे होनी चाहिए। और जिस प्रकार का इनका नेटवर्क है और जिस प्रकार का इनका लोन बुक है, हमको लग रहा है कि कोई प्राइवेट बायर अगर इस बैंक को खरीदता है तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी एसेट क्वालिटी काफ़ी खराब है, करीबन 24-25% की एसेट क्वालिटी है। लेकिन हम समझते हैं कि जो भी नया बायर आएगा वो ऑब्वियसली इसकी ज्योग्राफिकल रीच और उसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो देखने के बाद इसमें अच्छी वैल्यू बन सकती है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जिसको सस्ते बैंक में पैसा डालना है, वो इस होप पे ज़रूर कर सकते हैं कि आने वाले 1 साल में होपफुली ये स्ट्रैटेजिक डील होगी और कोई प्राइवेट बायर जब ओनर होगा तभी इसमें अच्छी री-रेटिंग देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये आपके लिए आईडीबीआई बैंक में री रेटिंग होने की आगे की संभावना है। लेकिन इसके साथ ही टाटा स्टील नंबर्स मजबूत है। जरा वागले साहब देखिए, रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी या खरीदारी बरकरार रहेगी, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? अनिल जी, अगर आप स्पेसिफिकली रिजल्ट का व्यू लेते हो तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी मूव आ चुकी है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। मेरा लगभग 1300 साढ़े 1300 का व्यू है। ऑब्वियसली 1-2 दिन की बात नहीं है, 2 से 3 महीने में मुझे लगता है ये 1300 साढ़े 1300 की तरफ जाना चाहिए। और ऑन द डाउन साइड 980 960 ये सही लेवल होंगे। करेक्टिव मूव आती है तो वहां पर एंट्री मिलती है। 900 का स्टॉप लॉस होगा और 1300 साढ़े 1300 का व्यू होगा 2 से 3 महीने में भी 4 महीने। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील। पोजिशनली अच्छा कर सकता है, शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुनाफा वसूली हो या फिर और भी बड़ी मूव आ सकती है आज के ट्रेड में, देखते हैं। बट नतीजे दमदार आए हैं, ये टाटा स्टील पर आपने बड़ा डेवलपमेंट होते हुए देखा है। कुछ कैश स्टॉक्स के नतीजे भी आए हैं, एक बार उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। बंसल जी, अदानी ग्रीन पर राय दें, काफ़ी एक्टिव रहता है ट्रेडर्स रेडार पर और नतीजे भी अच्छे आए हैं। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए? दीपांशु, अदानी ग्रीन में देखें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है, पहला लेवल है नीचे में सपोर्ट 1046 का एक सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, और ऊपर में इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1070 से लेकर 1075, 1070 से लेकर 1075 स्ट्रॉन्ग हडल है। कल भी इन लेवल्स के ऊपर गया था पर सस्टेन नहीं करा है, तो इस हडल पर नजर रखनी चाहिए। 1070 1075 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तब ऊपर का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, 1070 1075 ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसके ऊपर गया तो और मोमेंटम अदानी ग्रीन पर आते हुए दिख सकता है। आइए, पालविया साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे क्या है? या गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं बैंकिंग स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा और उसमें मुझे आईसीआईसीआई बैंक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कल के सेशन में भी अगर हम देखें तो जो एक बुलिश गैप फॉर्मेशन हुआ था स्टॉक ने, तो पिछले 3 दिन से क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो स्टॉक एक करेक्टिव मूव के बावजूद भी वो बुलिश गैप को होल्ड किए हुए और जिस तरीके से लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ से बाय करना चाहिए। कल की क्लोजिंग थी करीब 602 रुपए 603 रुपए के आसपास। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 596 के आसपास का, और इसमें टारगेट जो हमें लगता है ड्यूरिंग द डे आना चाहिए वो करीब 615 से 620 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो हमें लगता है कि यहाँ से बैंकिंग स्टॉक्स वापस आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और बैंक निफ्टी भी यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ से आज के सेशन में दिखा सकते हैं। बिल्कुल, तो 615 620 के टारगेट्स के लिए नजर रखिए। आईसीआईसीआई बैंक 3-4 दिनों से बैंक्स में आया है बढ़िया रिवर्सल, ये काउंटर आपको मूव दिखा सकता है। कल डेज हाई पर क्लोज हुआ था।